दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, लोकतंत्र का महापर्व सबसे बड़े राज्य, आर्थिक तौर पर सबसे बड़े और संपन्न राज्य महाराष्ट्र में दस्तक दे चुका है। और जब वहां विधानसभा चुनाव के लिए नई सरकार के लिए कोशिशें हो रही है तो तमाम तरह की चीजें इस चुनाव को प्रभावित कर रही है। आमतौर पर लोकतंत्र में चुनाव के दरमियान चुनाव को प्रभावित करने वाले कई सारे फैक्टर होते हैं, चाहे भारत के अंदर हो या अमेरिका के अंदर हो या किसी और देश के अंदर हो। हर जगह चुनाव को तय करने वाले कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ मुद्दे होते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में भी मुद्दे हैं और महाराष्ट्र के इन चुनाव की व्याख्या यदि की जाए तो मोटे तौर पर 3 स्तरों पर की जा सकती है। यह चुनाव किधर जा रहा है। पहला स्तर यह हो सकता है कि महाराष्ट्र में पॉपुलर परसेप्शन क्या है, तो इस मामले में आम जनता का विश्वास क्या है। इस मामले में एक बात तो साफ दिखती है कि मौजूदा सरकार से लोग निजात चाहते हैं, मौजूदा सिस्टम से लोग निजात चाहते हैं। और महाराष्ट्र का यह इतिहास भी रहा है कि वहां पाला बदलने वाले और धोखा देने वालों को लोग आमतौर पर माफ नहीं करते। एक ये पैरामीटर है जिस पर बहुत साधारण तरीके से कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की संभावना ज्यादा है। दूसरा पैरामीटर महाविकास आघाड़ी बनाम महायुति के गठबंधन के बीच देखा जाए तो चाहे नेता की क्रेडिबिलिटी हो, चाहे सांगठनिक ताकत की बात हो, इन दोनों स्तरों पर अब भी महाविकास आघाड़ी सत्तारूढ़ महायुति पर भारी पड़ रही है। एक तरफ शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे बड़े चेहरे हैं और उनके साथ कांग्रेस पार्टी की भी ताकत है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के रूप में बड़ी ताकत तो है, लेकिन उनके साथ जो 2 पार्टियां हैं, जो 2 टूटे हुए ग्रुप्स आए हैं उनके साथ, जो असली पार्टी का दर्जा लेकर बैठे हुए हैं, वो दरअसल जनता के दिलो दिमाग में असली पार्टी का दर्जा नहीं ले पाए हैं। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी, शिवसेना और एनसीपी। तो इस पैरामीटर पर भी देखें तो महाराष्ट्र के चुनाव में साफ दिखाई देता है कि महाविकास आघाड़ी को फिलहाल बढ़त है, एमवीए को फिलहाल बढ़त है। लेकिन अब बात तीसरे पैरामीटर की करें, और तीसरा पैरामीटर यह है कि महाराष्ट्र के सामाजिक समीकरण क्या कहते हैं। हरियाणा में इसी सामाजिक समीकरण के बूते भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के बनी बनाई चुनावी बिसात को उलट करके रख दिया है। बेहद करीबी मुकाबले में जहां दोनों पार्टियों के बीच वोट प्रतिशत लगभग बराबर है, वहां पर बहुमत के आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी ऊपर चली गई, जबकि कांग्रेस पार्टी थोड़ी पीछे रह गई। कारण वही था, सोशल इंजीनियरिंग। तो क्या यह सोशल इंजीनियरिंग महाराष्ट्र में कामयाब हो जाएगी? मोटे तौर पर तो उसकी कामयाबी की संभावना लोग दूर दूर पर नहीं देखते, लेकिन हरियाणा की परिस्थितियों को देखते हुए जहां वो सोशल इंजीनियरिंग कामयाब हो गई थी, आज हम महाराष्ट्र की सामाजिक परिस्थितियों की चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र में भी अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं। महाराष्ट्र में भी ये सोशल ग्रुप्स अपने अपने मुद्दों और प्राथमिकताओं के साथ चुनाव में अपनी वोटिंग के तौर तरीकों को और प्राथमिकताओं को तय करते हैं। और सबके पॉलिटिकल एफिलिएशन भी है, यानी किसी न किसी राजनीतिक दल या विचारधारा के साथ एक जुड़ाव भी है। हिंदुत्व है, चुनावी हिंदुत्व महाराष्ट्र में भी है, लेकिन वो हिंदुत्व उत्तर भारत के चुनावी हिंदुत्व से अलग तरीके का हिंदुत्व है। वहां उसमें एक क्षेत्रीय अस्मिता का स्वरूप दिखता है और अल्पसंख्यकों के प्रति रवैया बहुसंख्यक समाज का कैसा हो, यह वोटिंग पैटर्न को उस तरीके से तय नहीं करता जिस तरीके से उत्तर भारत में तय करने या कराने की कोशिशें होती है। इसी का नतीजा लोकसभा चुनाव में दिखा था कि तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद 48 में से 30 सीटें इंडिया अलायंस यानी महाविकास आघाड़ी ने जीत ली थी। अब महाराष्ट्र के सोशल ग्रुप्स की चर्चा करते हैं। आप हमारी स्क्रीन पर एक डेटा देख रहे हैं और उस डेटा पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में मराठा समुदाय तकरीबन 32%, कुछ लोग कहते हैं 31, कुछ लोग 32, 31 और 32 के बीच में होता है, लेकिन मैंने दशमलव वाले आंकड़े को किनारे रख के दिया है कि 32% है। और उस 32% में 12% कुणबी मराठा या मराठा कुणबी जो भी कहा जाए वो माने जाते हैं, और तकरीबन 20% के करीब मराठा माने जाते हैं, यानी 20 + 12, 20 + 12, ये 32%, 32% मराठा होते हैं। कुणबी समाज को आरक्षण देकर उनको कोशिश की गई थी, पहले से भी उनको आरक्षण था,
कुछ इलाके में उस आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की कोशिशें हुई, लेकिन बावजूद इसके चाहे मराठा हो या कुणबी हो, इनकी पॉलिटिकल या राजनीतिक जो इनकी निष्ठा है वो साफ साफ महाविकास आघाड़ी के प्रति दिखाई देती है। दिखना भी स्वाभाविक है, क्योंकि विदर्भ में मराठा पॉलिटिक्स कांग्रेस करती थी और बाकी इलाकों में मराठा पॉलिटिक्स ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में शरद पवार की पार्टी करती थी, और मुंबई और सब अर्बन इलाकों की बात करें तो वहां पर बाल ठाकरे की शिवसेना करती थी। और ये दोनों पार्टियां, बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की पार्टी कांग्रेस पार्टी, ये सब एक साथ है। तो इनकी राजनीतिक निष्ठा एक तरफ दिखती है। बात अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े समूह यानी मुसलमानों की करें तो 12-12.5% वही है, 12% ही मान लेते हैं, उनकी भी संख्या है। बात दलितों की करें तो ये 12.9%, इसे अगर हम रफली देखने की कोशिश करें तो 13%, मैंने हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 13% है। और उन 13% में 5.5% महार कम्युनिटी के लोग हैं। महार कम्युनिटी के लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बहुत कोशिशें कर रही है कि किसी तरह से उन्हें बौद्ध धर्म के धम्म की याद दिलाई जा रही है, छोटे स्तरों पर बैठक की जा रही है कि किसी तरह उनको चुनावी हिंदुत्व के दायरे में लाया जाए, क्योंकि जैसे जैसे प्रकाश आंबेडकर की पार्टी अपना असर खोती चली गई, मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद परिस्थितियां महाविकास आघाड़ी के पक्ष में बनती चली गई। दलित समुदाय मोटे तौर पर महाविकास आघाड़ी के साथ जाता हुआ दिखा। अब उसमें से जो सबसे बड़ा समुदाय है, जिसकी तकरीबन 13% में 5.5% के करीब आबादी बताई जाती है महार समुदाय की, उसको अपनी तरफ छिटकाने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। लेकिन याद रखिए, महार समुदाय संत परंपरा को ज्यादा तवज्जो देता है, और संत परंपरा को तवज्जो देने वाला समाज भारतीय जनता पार्टी के और संघ परिवार के चुनावी हिंदुत्व के सहारे राजनीति करने में और उस राजनीतिक विचारधारा को प्रश्रय देने में आमतौर पर यकीन नहीं करता। अब तक यह समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ था नहीं, लेकिन प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ताकतवर थी, वंचित बहुजन अघाड़ी, उसके पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ताकतवर थी, जिस वजह से वोटों में स्प्लिट होता था, बंटवारा होता था। और इसका फायदा ओबीसी, ब्राह्मण और उत्तर भारतीयों के समीकरण पर टिकी भारतीय जनता पार्टी कुछ हद तक उठा ले गई, 14 में भी 19 में भी, दोनों मौके पर। लेकिन इस बार वो मामला पिछड़ गया। कहां 70-75 लाख वोट पूरे महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर के नाम पर मिल जाते थे, और कहां वो आंकड़ा सिमट कर 14-15 लाख के आसपास सिमट गया। तो एक ये कम्युनिटी का एक सोशल इक्वेशन है, जिसमें मोटे तौर पर देखें तो एमएमडी, जी हां, एमएमडी के भरोसे लोगों को लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी है, और कागज पर इस समीकरण को देखें तो एमएमडी आसानी से चुनाव में महायुति को रौंद देने की स्थिति में दिखाई दे रही है। 32% मराठा प्लस कुणबी मराठा, 12% अल्पसंख्यक, 44% और 13% दलित, ये 57% का आंकड़ा किसी भी चुनाव में एक तरफा 3/4 बहुमत की स्थिति को पाने या उससे भी आगे जाने के लिए पर्याप्त आंकड़ा दिखाई देता है। लेकिन चुनाव अक्सर अंकगणित से नहीं, अंकगणित के साथ साथ केमिस्ट्री से, रसायन शास्त्र से भी होता है कि कौन किसके साथ जाने में कंफर्टेबल है। तो जितनी आसानी से आंकड़े दिखते हैं उतनी आसानी से चुनाव होता नहीं है। अब जरा दूसरा पहलू भी, सामाजिक समीकरण का दूसरा पहलू भी देखते हैं, और यह दूसरा पहलू यह दिखाता है कि अगर कुणबी समुदाय के 12% वोट, जिन्हें हमने मराठा में अभी आपको काउंट करके दिखाया, उनको माइनस कर दें तो 32% ओबीसी है, 3% ब्राह्मण है, और इसके साथ साथ 6.5% के करीब आदिवासी वोट है। और बचे हुए जो 1.5-2.5% वोट हैं, उन वोटों में उत्तर भारतीय भी हैं, सिंधी भी हैं, कुछ और छोटे ग्रुप्स हैं जो बड़े शहरों, छोटे शहरों में बसे हुए हैं। उनके वोटों पर बीजेपी अपनी दावेदारी करती है, जो 1.5-2.5% वाले उत्तर भारतीय और दूसरे समूह हैं। इसके अलावा जो मैंने बात की ओबीसी वर्ग की, कि कुणबी मराठा या मराठा कुणबी के 12% वोटों को छोड़ दे तो इनका वोट होता है 32%। और इन 32% में 3 कम्युनिटी डोमिनेंट मानी जाती है, प्रभावशाली मानी जाती है। पहला माली समुदाय, और माली समुदाय के बारे में कहा जाता है कि इसके सबसे बड़े नेता
छगन भुजबल है। भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में छगन भुजबल के इस्तेमाल की रणनीति बना रही है। किरण रिजिजू तक महाराष्ट्र में कैंप किए हुए हैं जो अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। अब इसके आगे देखिए, माली समुदाय के अलावा बंजारा कम्युनिटी भी है। बंजारा कम्युनिटी के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे गोपीनाथ मुंडे, और गोपीनाथ मुंडे को यह श्रेय जाता है कि एक लार्जर ओबीसी कंसोलिडेशन, एक बहुत बड़ा ओबीसी वर्ग का समूह भाजपा की तरफ झुका, तो वो सोशल इक्वेशन गोपीनाथ मुंडे ने तैयार किया था। 6% बंजारा कम्युनिटी की भी आबादी है, लेकिन बंजारा कम्युनिटी अब गोपीनाथ मुंडे के वंशज, उनकी बेटी हुई, उनके भतीजे हुए धनंजय मुंडे, इन सब की वजह से एक तरफा उस तरफ चला जाएगा, गुंजाइश कम है। क्यों नहीं जाएगा माली और बंजारा एक तरफा, उस पर भी आते हैं। अभी तीसरी बड़ी कम्युनिटी की बात करते हैं, धनगढ़ कम्युनिटी। सेफर्ड की कम्युनिटी मानी जाती है मोटे तौर पर, और इन लोगों की एक पुरानी डिमांड है, 5% के करीब इनकी भी आबादी है, और इन लोगों की पुरानी डिमांड है कि इनको ट्राइबल स्टेटस यानी आदिवासी समूह का दर्जा दिया जाए। और इस मुद्दे को लेकर ये काफी सेंटिमेंटल बताए जाते हैं, काफी संवेदनशील है। तो ये पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में झुक जाएंगे, गुंजाइश कम दिखती है। लेकिन मोटे तौर पर इन तीनों कम्युनिटी में आधे वोटों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, यानी 40 से 50% वोटों का झुकाव बीजेपी के पक्ष में जरूर है। अब इसके अलावा भी 12-13% ओबीसी हैं, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी ही बढ़त पर है, यानी बीजेपी की वजह से महायुति वहां पर काम कर रही है, ये करीब करीब तय है। ब्राह्मण वोट 2.5-3% के आसपास है, 3% है, उनके अंदर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी है, काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी है, देवेंद्र फडणवीस का चेहरा है। इसके बाद जो 6.5% के करीब महाराष्ट्र में ट्राइबल वोटर हैं, आदिवासी वोटर, वो आदिवासी वोटर कोई चुनावी हिंदुत्व के बिसात पर नहीं है, और वो आदिवासी वोटर लाडली बहना और दूसरी स्कीम पर भी एक तरफा नहीं जा रहे। इन्हीं सब ओबीसी कम्युनिटीज और दलित आदिवासी कम्युनिटीज के ज्यादातर हिस्सों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए मध्य प्रदेश की लाडली बहना स्कीम की तरह महाराष्ट्र में भी यह स्कीम शुरू की गई। तमाम तरह के दूसरे सोशल वेलफेयर के काम चुनाव के ठीक पहले शुरू किए गए। लेकिन याद रखिए, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र बिहार नहीं है, महाराष्ट्र भावना प्रधान राजनीति करने वाला राज्य है। और तभी मैंने कहा, तमाम स्थानीय स्तर के पत्रकारों से और राजनीतिक विश्लेषकों से बात करने के बाद जो निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष में यही सामने आया कि पहली बात कि शरद पवार किसी एक कम्युनिटी के नेता नहीं है, सिर्फ मराठों के नेता नहीं है। शायद ही कोई समाज हो जिसमें शरद पवार की पैठ ना हो, शायद ही कोई गांव या तालुका ना हो जिस गांव में मराठाओं के अलावा जो दूसरे प्रभावी ग्रुप्स हैं उनके बीच शरद पवार के 5-10 लोग ना हो। और ये सारा कुछ शरद पवार की पार्टी टूटने, पार्टी का सिंबल छीन लिए जाने के बाद उनके साथ जुड़ रहे हैं। ठीक इसी तरह 32 महीनों का जो गवर्नेंस था उद्धव ठाकरे का, उस गवर्नेंस ने न सिर्फ अल्पसंख्यकों में भी शिवसेना के प्रति भ्रांतियां दूर की, बल्कि उद्धव ठाकरे की छवि एक वेलफेयर स्टेट को चलाने वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले नेता की भी विकसित की। उसका फायदा और सहानुभूति दोनों उनके पक्ष में है। कांग्रेस पार्टी के पास तो दलित चेहरा ही राष्ट्रीय स्तर पर है, राहुल गांधी की भी एक अपील है, और कांग्रेस का अपना संगठन भी, खासकर मुंबई के कुछ इलाकों में और विदर्भ में तो सबसे बड़ा और मजबूत संगठन कांग्रेस पार्टी का है। तो समीकरणों की सियासत में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति के खिलाफ महाविकास आघाड़ी बहुत भारी दिखाई दे रही है, बहुत भारी दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां उनका वोट है, मसलन अल्पसंख्यकों का वोट, उसमें घुसने का सवाल ही नहीं है। मराठा और कुनबी का वोट, उसमें घुसने का सवाल ही नहीं है कि महायुति किसी तरह से सेंधमारी कर ले। तीसरी तरफ दलित वर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा चुनावी हिंदुत्व के दायरे में नहीं जाएगा, यह साफ दिख रहा है। दरअसल इस वर्ग के बड़े हिस्से ने प्रकाश आंबेडकर का साथ ही इसलिए छोड़ा, आरपीआई के भी अलग अलग गुटों का साथ ही इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि ये पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को हरा पाने में कारगर नहीं हो पा रही है। तो इन वर्गों के बीच भारतीय जनता पार्टी की कोई मास अपील है नहीं। बीजेपी मोटे तौर पर टिकी हुई है कि ओबीसी वर्ग जो नॉन कुनबी ओबीसी है,
गैर कुनबी वर्ग ओबीसी का जो 32% वोट बताया जाता है, उसके ज्यादातर वोटर्स को अपने पक्ष में करें और ब्राह्मण और उत्तर भारतीय वोटों के साथ मिलकर के एक अलग सामाजिक गुलदस्ता बनाते हुए बीजेपी इस स्थिति में खुद को लाए कि महाराष्ट्र की विधानसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आ सके, ताकि पोस्ट पोल सिनेरियो में राजभवन के इस्तेमाल की गुंजाइश भी बनी रहे। पूरी कोशिश इसी पर चल रही है, सारी रणनीति बीजेपी की इसी पर है। लेकिन महाराष्ट्र में अभी जो हालात बने हुए हैं, जैसे मराठा एक तरफा है महाविकास आघाड़ी के पक्ष में, अल्पसंख्यक एक तरफा है महाविकास आघाड़ी के पक्ष में, दलितों का बड़ा तबका एक तरफा है महाविकास आघाड़ी के पक्ष में, उस तरह से ब्राह्मणों को छोड़कर, जिनकी आबादी महज 3% है, उनको छोड़कर कोई ऐसा तबका नहीं है जो इनके पक्ष में हो, महायुति के पक्ष में हो। एक तरफा ब्राह्मण वोट है महायुति के पक्ष में, यानी बीजेपी की वजह से उनके पक्ष में है। देवेंद्र फडणवीस का चेहरा है, 5 साल मुख्यमंत्री रहे और महाराष्ट्र में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन जाए, ये अपने आप में एक चमत्कार है। अब आते हैं मुद्दों की तरफ। मुद्दों की बात करें तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने आप में मुद्दा बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पर गुजराती वर्चस्व ही मुद्दा बन गया है महाराष्ट्र के चुनाव में। गुजरात के प्रोजेक्ट्स का, महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स का उठा करके गुजरात ले जाया जाना मुद्दा बन गया है। किसानों की स्थिति की बात करें तो इस साल का डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस साल आधे साल में, जनवरी से जून के बीच का जो आंकड़ा है, 1200-1250 किसानों ने अपनी जिंदगी की आहुति दे दी है खेती में नुकसान की वजह से। यह हकीकत है और उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। क्योंकि आजकल गोदी मीडिया का दौर है, तो पहले की तरह यह खबर आपको देखने को उस प्रमुखता से नहीं मिल रही है जो आपको आज से 10 साल पहले मिला करती थी कि महाराष्ट्र में इतने किसानों ने अपनी जिंदगी की आहुति दी है। यह हकीकत है। 17 लाख के करीब कर्मचारियों की आस ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो एनपीएस से भी खफा है और नरेंद्र मोदी की नई पेंशन स्कीम से भी खफा है। उन्हें ये कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए। और ध्यान रखिए, यही लोग मशीन भी चलाएंगे और चलवाएंगे और यही लोग इलेक्शन ड्यूटी भी करेंगे। तो एक खतरा यह भी बना हुआ है महायुति के लिहाज से देखें तो, एक बड़ा खतरा है कि इलेक्शन ड्यूटी ओल्ड पेंशन मांगने वाले लोग करेंगे। बेरोजगारी, महंगाई, ये अलग मुद्दा है। दूध की कीमत, प्याज की कीमत, क्या किसानों को उतनी मिल रही है जितनी आपको या मुझे मॉल में मिलती है? एक पॉपकॉर्न कितने का मिलता है? 7500 रुपए से कम का मुझे और आपको नहीं मिलता। एक छोटा सा, मुश्किल से 100 ग्राम, किसी भी मॉल में चले जाए पिक्चर देखने, किसी भी मल्टीप्लेक्स में चले जाए, क्या किसानों को 100 ग्राम का 75 रुपया मिलता है? 100 ग्राम का किसानों को 5 रुपया भी मिलता है। ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, खासकर मुद्दा आधारित राजनीति करने वाले महाराष्ट्र में। बीएमसी का चुनाव, गुवाहाटी मॉडल, पार्टियां तोड़ा जाना, ये सब उस महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा है जिस महाराष्ट्र में पानीपत की लड़ाई और उसके पहले से सिर्फ मराठा समाज के बीच में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक भावना प्रधान राजनीति की एक ऐसी बिसात बिछ गई जहां आज भी महाराष्ट्र भावनाओं को सबसे ऊपर रखता है। और भावनाओं को सबसे ऊपर रखने का परिणाम ही है कि मुंबई से 400 किलोमीटर दूर के रहने वाले मनोज जारंगे पाटिल के मराठा आरक्षण के आंदोलन को उनके गांव से लेकर मुंबई तक एक जन समुद्र के रूप में, जन सैलाब के रूप में समर्थन दिखता है। और वो जन सैलाब चुनाव के वक्त सामने आता है और उसका कोई सॉल्यूशन सरकार के द्वारा पेश नहीं किया जाता है, तो फिर टोल फ्री कर देने, लाडली बहना जैसी स्कीम शुरू कर देने, लोगों के खाते में कुछ कुछ पैसे भेजने की व्यवस्था करने का वादा करने, इन सब से चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ना। समीकरण जब तक साथ नहीं होते, इक्वेशनल एडवांटेज नहीं होता, नंबर गेम के साथ पॉलिटिकल केमिस्ट्री अलग अलग कम्युनिटी के बीच नहीं बनती, तो सारे नंबर गेम धरे के धरे रह जाते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी 45% से 44-45% से अपनी राजनीति को ही शुरू कर रही है, अपने अंक गणित को वहीं से शुरू कर रही है। हरियाणा की स्थिति नहीं है जहां 32% से, यानी जाट और मुसलमान, 28% जाट और 4% मुसलमान, 32% से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी टेक ऑफ कर रही थी।
और 40% तक पहुंचते पहुंचते हांफने लगी। वहीं 40% वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुमत में पहुंच गई। महाराष्ट्र में तो 45% से टेक ऑफ ही कर रही है, वहां से आगे ही बढ़ रही है। तो इस परिस्थिति में टिकट वितरण भी एक मायने रखेगा कि किस पार्टी ने किस कैंडिडेट पर दांव लगाया। नजदीकी मुकाबले वाली सीट में एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, घोषणा पत्र एक मुद्दा होगा, और सबसे बड़ा घोषणा पत्र तो यही है, जनता के बीच जो घोषणा पत्र बना हुआ है वो यही है कि तमाम मुद्दे एक तरफ और धोखे की सियासत एक तरफ। तो उस सियासत में आज की तारीख में कागजों पर यदि देखें तो कागजों पर देखने पर साफ जाहिर होता है कि महाविकास आघाड़ी के सामने महायुति दूर दूर तक नहीं टिकती। लेकिन चुनाव है 20 नवंबर को, जिस दिन वोट डाले जाएंगे, उस 20 नवंबर को आने में अभी भी 26-27 दिनों का वक्त है। 26 दिनों का वक्त है। 26 दिनों में हालात बदल जाए, मुद्दे बदल जाए, कहना तो मुश्किल है, लेकिन महाराष्ट्र की परिस्थिति में ऐसा होना नामुमकिन लग रहा है। बाकी देखते जाइए, लोकतंत्र चमत्कार को नमस्कार करने का ही दूसरा नाम है। लेकिन जी हाँ, चमत्कार वो नहीं जो मशीनों के माध्यम से, गंदे खेल के माध्यम से करने की खबरें यदा कदा सुर्खियां बनाती रहती है। चमत्कार जनता के बीच से होना ही लोकतंत्र की खूबसूरती को बयां करता है। देखते जाइए, खूबसूरती आपको दिखेगी या कुछ और दिखेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।